हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे न्यूली लॉन्च्ड एडटेक स्टार्टअप एंड थ्राइव द लर्निंग ऐप में आप सभी का स्वागत है। लास्ट सेशन में हमने इंट्रोडक्शन एंड सिलेबस ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को डिस्कस किया था। वहां पर हमने कुछ बुक्स के भी नाम सजेस्ट किए थे जिससे आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स पार्ट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो लोग इस सेशन में नए हैं उनके लिए मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। माई सेल्फ मयंक कुमार, आई हैव द टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 4 years। आई हैव द इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस ऑफ 1 year। मैं एक पीएसयू में जॉब कर चुका हूँ। उस पीएसयू का नाम है EESL, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई हैव डन मास्टर्स फ्रॉम NIT पटना इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। I have qualified GATE 8 number of times and I have also cleared PSU exam। कौन सा PSU मैं क्लियर किया हूँ? EESL, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। I have mentored more than 10,000 students। My areas of expertise are, देखो मैं नेटवर्क थ्योरी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स और कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट्स को डील करता हूँ। अब हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट लेट अस डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कहा जाता है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए क्लोज्ड पाथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि अगर हमारे पास चार्ज है, मान लेते हैं ये सारे चार्जेज हैं, क्लियर, ये सब चार्ज है। अगर ये चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करे, अगर ये चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करे तो उसे क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन यहां पर कंडीशन देखिए, क्लोज्ड पाथ का होना जरूरी है। करंट तभी और तभी फ्लो करेगा जब क्लोज्ड पाथ हो। अगर सिंपल सा आप मान लो कि ये एक आपका मटेरियल है, यहां पर चार्ज रखा था, यहां से यहां आप चार्ज को फ्लो करा रहे हो, इसका कोई मतलब इलेक्ट्रिक करंट का नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्लोज्ड पाथ का होना जरूरी है। तो देखिए यहां पर इस फिगर में, इस फिगर को आप देख सकते हैं कि यहां पर एक बैटरी लगी हुई है। ये बैटरी है। बैटरी आप लोग घर में भी देख चुके हैं। बैटरी में आप अगर आपको ध्यान होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, दूसरा निगेटिव टर्मिनल होता है, क्लियर। और देखिए इस बैटरी को वायर की मदद से एक लोड के साथ कनेक्ट किया गया है। लोड का मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है? लोड का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एप्लायंस, यानी कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, आपका बल्ब हो, फैन हो, मोटर हो, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट, उसे लोड कहा जाता है। और बैटरी क्या होता है? बैटरी सोर्स के कैटेगरी में आता है। बैटरी किसकी कैटेगरी में आता है? सोर्स की कैटेगरी। सोर्स का मतलब क्या है? जैसे हम बोलते हैं सन, सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि ये कोई एनर्जी डिलीवर कर सके। तो यहां पर इलेक्ट्रिकल सोर्स की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिकल सोर्स का मतलब है कि वैसा सोर्स, वो वैसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंटिन्यूअसली डिलीवर कर सके। तो यहां पर एक बैटरी है, ये लोड है। अब आप क्या देखते हैं? बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये रहा, निगेटिव टर्मिनल ये रहा। अब आप क्या देख रहे हैं? पॉजिटिव टर्मिनल से होकर चार्ज इस तरह से पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज कुछ इस तरह से पॉजिटिव टर्मिनल से होकर फ्लो कर रहा है। और आप देख सकते हैं इस चार्ज को, आप इस चार्ज को देख सकते हैं, यहां से फ्लो कर रहा है और ये कहीं न कहीं इसी निगेटिव टर्मिनल से होकर इन कर रहा है। ये रहा पॉजिटिव चार्ज। उसी टाइम आप निगेटिव चार्ज को क्या देख रहे हैं? निगेटिव चार्ज ठीक अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। बैटरी का निगेटिव टर्मिनल कहां है? नीचे। तो चार्ज कहां से फ्लो करेगा? निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज इस तरह से फ्लो कर रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर ये रहा निगेटिव चार्ज का फ्लो करने का डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक करंट को क्या कहा जाता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम यहां से समझ चुके हैं कि चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब हमें इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन डिफाइन करना है। तो भाई डायरेक्शन डिफाइन कैसे किया जाए? देखो आपके पास दो चार्जेज हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा निगेटिव चार्ज, और दोनों ही चार्ज का फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा?
तो देखिए करंट का डायरेक्शन कोई भी हो सकता है, हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन को भी करंट ले सकते हैं, करंट का डायरेक्शन ले सकते हैं, और दूसरा पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को डायरेक्शन को भी हम लोग करंट का डायरेक्शन ले सकते हैं। लेकिन जो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्या होता है, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट अगर हम लिखें, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, ये क्या होता है, इसको हम लोग लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। देखो इसका कहीं पर कोई रीजन नहीं है, एक कन्वेंशनल डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का ले लिया गया स्टार्टिंग से, हम लोग उसी को लेते हुए चलेंगे फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यानी ये रहा हमारा कन्वेंशनल डायरेक्शन, ये रहा कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। अब हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, अब हम डिफाइन कर रहे हैं करंट I इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी करंट I को अगर आप डिफाइन करोगे ये होता है I इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी हम मान लेते हैं हमारे पास ये पॉइंट A है, सपोज दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B। अगर यहां से यहां हम देख पा रहे हैं, यहां से यहां 1 कूलम्ब का चार्ज, यहां से यहां क्या चला 1 कूलम्ब का चार्ज, 1 कूलम्ब का चार्ज कितने देर में पास कर रहा है, 1 सेकेंड में पॉइंट A से पॉइंट B तक ट्रेवल किया है। ठीक है, तो हम करंट को क्या लिखेंगे, करंट को हम लिख सकते हैं I AB, यानी AB के बीच में जो करंट है, ये करंट क्या होगा, कितना चार्ज फ्लो किया 1 कूलम्ब, तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टाइम टेकन बाय द चार्ज टू ट्रेवल फ्रॉम A टू B। ये टाइम क्या है, ये टाइम है हमारा 1 सेकेंड, तो यहां से आपको आएगा 1 कूलम्ब पर सेकेंड, और इसी का यूनिट होता है एम्पियर, तो I इज कमिंग एज 1 एम्पियर। क्लियर, I इज कमिंग एज 1 एम्पियर, एम्पियर इज द यूनिट, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बात क्लियर हो गया, तो इसलिए यहां पर हम करंट को डिफाइन कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, दैट मींस dq अपॉन dt। इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान में रखना इलेक्ट्रिक करंट का। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.602 into 10 to the power minus 19 coulombs is the charge on one electron। अब हमें क्या पता करना है, हमें 1 कूलम्ब चार्ज के लिए, अगर हमारे पास टोटल 1 कूलम्ब चार्ज हो, हमसे कोई पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 1 कूलम्ब चार्ज, आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे, तो यहां से आप कैलकुलेट करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1.602 करेंगे, तो यहां से आपको जो वैल्यू मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगा 0.624 इंटू, यहां आप थोड़ा करेक्शन कर ले, इंटू 10 टू द पावर 19, इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, या फिर आप इसे लिख सकते हो 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18, 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेगा, कितने में 1 कूलम्ब के चार्ज में। क्लियर, तो इसलिए अगर आप 1 एम्पियर करंट की बात करें, अगर आप कह रहे हैं कि 1 एम्पियर का करंट किसी सर्किट में फ्लो कर रहा है, इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, इसका मतलब कह सकते हैं कि 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स passing in 1 सेकेंड। बात समझ में आ गई। कहीं पर अगर 1 एम्पियर का करंट कोई बता रहा है, आपसे पूछेगा कि 1 सेकेंड में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस पॉइंट को क्रॉस करेगा, आप क्या बताओगे,
आप बताओगे 6.24 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? अगर हम आप साधारण लैंग्वेज में कहें कि पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल का मतलब एक तरह से देखा जाए वो क्षमता होता है। तो यहां पर देखिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? ये कह रहा है कि अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू मूव एन यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज, यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू स्पेसिफिक पॉइंट अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किसी रेफरेंस पॉइंट से सपोज दिस इज द रेफरेंस पॉइंट और ये हमारा स्पेसिफिक पॉइंट, तो यहां से यहां किसको लाने में, 1 कूलम्ब के चार्ज को लाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट 1 कूलम्ब के चार्ज को लाने में जो वर्क किया जा रहा है, जो वर्क रिक्वायर्ड होता है, वही है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको अभी शायद याद अभी से रहेगा। क्लियर? अब देखिए दूसरा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जब इलेक्ट्रिक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव कराया जा रहा है, अगर आप ए से बी तक मूव करा रहे हैं इन ए क्लोज्ड पाथ, अगर ये पाथ क्या हो, अगर ये पाथ फुल्ली क्लोज हो तो आप क्या कहेंगे? इट कॉजेज करंट इन द पाथ। अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करा रहे हैं किसी क्लोज्ड पाथ में, देन इट कॉजेज करंट, फ्लो ऑफ करंट इन द पाथ। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब एक टर्म आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस का। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? देखिए कहा जा रहा है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यानी कि अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब आप मूव करा रहे हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आप जब मूव करा रहे हो तो उस यूनिट चार्ज को मूव कराने में जितना वर्क डन लगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका यूनिट भी क्या होता है? वोल्ट्स। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट्स होता है। यानी कि अगर हमारे पास 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, आपके पास एक बैटरी है उसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इसका मतलब वो क्या कर सकता है? इसका मतलब वो 10 यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करा सकता है। दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पावर। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? देखिए आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ चुका है, उसे आप वोल्टेज भी कहते हैं, आपके पास वोल्टेज मिल चुका है, आप करंट को डिफाइन कर चुके हैं, यू हैव डिफाइंड करंट। अब बारी आई है इलेक्ट्रिक पावर की। तो भाई इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? आप सिंपली अगर पावर को डिफाइन करें, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे इंटरव्यूज में इससे बेसिक क्वेश्चंस नहीं हो सकते हैं किसी इंटरव्यू में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। उससे आपको पूछेगा पावर का एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करते हो। तो देखिए पावर क्या होता है? पावर होता है हमारा dW/dt। ये dW/dt क्या है? W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? W इज रिप्रेजेंटिंग वर्क। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो अब हम लोग क्या इसे लिख सकते हैं? P को हम इस तरह से लिख सकते हैं dW डिवाइडेड बाय dQ का टर्म ले लो, इनटू लिखो dQ/dt। क्लियर? dW/dt इंटू dQ डिवाइडेड बाय dQ। अब आप इस टर्म को ध्यान से देखिए, ये क्या है? dW/dQ यानी रेट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसको क्या कहते हो? इसी को कहा जाता है पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब वोल्टेज V। सिमिलरली
डी क्यू अपॉन डी टी। तो डी क्यू अपॉन डी टी को अगर आप देखोगे, इसे क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी ये क्या है आपका, ये है करंट। क्लियर? यानी आप क्या कह सकते हैं, यहां से आपको एक्सप्रेशन मिल रहा है पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, P इक्वल टू V इंटू आई। आप बहुत अच्छे अच्छे इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स को देखोगे कि वो ढेर सारे एग्जामिनेशंस क्लियर कर लेते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता है कि P इक्वल टू V इंटू आई जो आप लिख रहे हो, ये कहाँ से लिख रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर जनरल फिजिक्स का कंसेप्ट बतलाना है, और कंसेप्ट यही है कि डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। अब क्या करोगे, डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू इंटू डी क्यू अपॉन डी टी। यहां से आपको मिला एक्सप्रेशन ऑफ पावर, और इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट आपका वही होगा वाट्स, यूनिट क्या होगा, वाट्स। तो पावर आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। तो देखिए, इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, ये कह रहा है कि इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स इन सच ए वे दैट इट फॉर्म्स ए क्लोज्ड लूप वेयर करंट आइदर फ्लोज और इंटेंडेड टू फ्लो। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का इंटरकनेक्शन है। आपके पास ढेर सारे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स अभी और पढ़ोगे, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, बैटरी, ये सारे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स हैं। इन सारे एलिमेंट्स को इस तरह से कनेक्ट किया जाए कि एक क्लोज्ड लूप बनाए। ये क्या बनाए, एक क्लोज्ड लूप बनाए, और ऐसा क्लोज्ड लूप का मतलब ये है कि जहां पर करंट या तो फ्लो करेगा या फिर इंटेंडेड टू फ्लो। इंटेंडेड टू फ्लो का मतलब जब आप स्विच ऑन करेंगे, जब आप सप्लाई देंगे तो करंट फ्लो करेगा। तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट का ठीक वही एग्जांपल, दिस इज द बैटरी, दिस इज लोड। इस बैटरी को आप क्या कहते हैं, ये हमारा सोर्स। आप क्या देख सकते हैं, ये क्लोज्ड लूप है, ये क्लोज्ड लूप है, ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट। आपको कुछ और मैं सर्किट में ऐड कर रहा हूं, आप आगे चलकर देखेंगे कुछ इस तरह से भी आपको सर्किट मिलेगा। यानी एक लोड तो लगा हुआ ही था, अब देखोगे आपको इस तरह से एक इंडक्टर लगा मिलेगा, ये इस तरह से सर्किट मिलेगा। तो ये भी टोटल नेटवर्क भी अभी ये क्या है, ये टोटल जो डायग्राम आप देख रहे हो ये भी आपका क्या है, सर्किट है, ये भी आपका सर्किट है। क्लियर? तो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम लोग रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, आप देखिए रेजिस्टेंस को अगर आपने हिंदी में पढ़ा होगा तो रेजिस्टेंस को प्रतिरोध कहा जाता है, रेजिस्टेंस को प्रतिरोध कहा जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल दैट अपोजिट्स करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल मटेरियल की वैसी प्रॉपर्टी जो अपोजिट मतलब जो विरोध कर रहा है, अपोज कर रहा है, किसको, करंट को अपोज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। बात समझ में आ गई? प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल दैट अपोजेज करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। क्लियर? अब देखिए एक रेजिस्टेंस का सिंबल है, रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरह से है। इस पाथ को क्या कहेंगे आप, इस पाथ को कहा जाता है जिगजैग पाथ, जिगजैग पाथ। अब देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से, दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से, आपसे अगर पूछा जाए कि रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरह से जिगजैग क्यों होता है, आप क्या आंसर करोगे कि रेजिस्टेंस का काम है करंट को फ्लो, करंट के फ्लो को अपोज करना। तो चूंकि ये करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है, तो किसी वेलोसिटी को अपोज करने का मतलब क्या है, पाथ उसका टेढ़ा मेढ़ा बना दो, पाथ उसका टेढ़ा मेढ़ा बना दो, अपने आप स्पीड कम हो जाएगी। यानी करंट को कम करने के लिए अगर आप अपोजिशन दिखा रहे हो करंट का, आपको क्या दिखलाना पड़ेगा, आपको एक जिगजैग पाथ से शो करना पड़ेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रहा करंट, ये रहा रेजिस्टेंस। अब देखिए हम लोग यहां पर क्या करते हैं, रेजिस्टेंस किसी मटेरियल का कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं R इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए, R इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए, ये एक फॉर्मूला होता है
रेजिस्टेंस का। अब ये फॉर्मूला कैसे आया और इस फॉर्मूला में L क्या है, A क्या है, इन सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले रो की बात करें। रो को कहा जाता है रेजिस्टिविटी। रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। मटेरियल की का मतलब क्या हुआ? मटेरियल का मतलब हुआ कि मान लो हमारे पास कोई एक वायर है, हमारे पास एक वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर? ये वायर क्या होगा? ये किसी मटेरियल का बना होगा, ये कॉपर का बना हो, एल्यूमिनियम का बना हो, सिल्वर का बना हो, किसी भी मटेरियल का बना होगा। जिस किसी मटेरियल का बना है उसका रेजिस्टेंस हमें अब कैलकुलेट करना है। इसमें रो को कहा जाता है, रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। अब देखिए, एक टर्म था रेजिस्टेंस का, एक टर्म था रेजिस्टेंस का, दूसरा टर्म है रेजिस्टिविटी का। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। देखिए, रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का फिक्स होता है। आपके पास मान लो कॉपर है, आपके पास मान लो कॉपर है, आपके पास गोल्ड है, यहाँ पे गोल्ड, मान लो आपके पास सिल्वर है। इन सारे मटेरियल्स की अपनी रेजिस्टिविटी होती है, इसकी अपनी रेजिस्टिविटी, सारे मटेरियल्स की अपने अलग अलग रेजिस्टिविटीज का वैल्यू होता है। तो रेजिस्टिविटी क्या है? बेसिकली रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। एक्चुअल में देखा जाए तो रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। अब कहोगे रेजिस्टेंस क्या होता है? देखिए, रेजिस्टेंस दो तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। एक तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, दूसरा एल। एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर यानी किसी कंडक्टर का लेंथ अधिक तो रेजिस्टेंस अधिक। ए क्या है? ए को देखिए, सिर्फ एरिया में नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ एरिया लिखना गलत होगा। यह है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, इसको जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको फिगर के हेल्प से समझा रहा हूं। अभी आप ये समझ लीजिए कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू कुछ मटेरियल की रहती है। अब उस मटेरियल से हम 2 मीटर लंबा वायर बना सकते हैं, 4 मीटर लंबा वायर बना सकते हैं। नेक्स्ट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब होता है, आप देख ही लीजिए क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस एरिया को कहा जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। दिस एरिया इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी कि अगर ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर का ये क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन का जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करेगा, एल पर डिपेंड करेगा। आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये है हमारा रेजिस्टेंस। क्लियर? तो यहां से आप कह सकते हो कि रेजिस्टिविटी मटेरियल का प्रॉपर्टी था, और रेजिस्टेंस के बारे में अगर हम डायरेक्ट बोले तो रेजिस्टेंस इज नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब, अगर हमारे पास 1 मीटर लंबा कोई वायर है, उसका रेजिस्टेंस कुछ अलग होगा। 2 मीटर लंबा वायर है, इसका कुछ रेजिस्टेंस अलग होगा। क्लियर? नेक्स्ट, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? आई थिंक ये आप सभी लोग जानते होंगे। रेजिस्टेंस का यूनिट है OHM, ओम। ओम, और इसका सिंबल होता है इस तरह से ओमेगा। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, और इसका सिंबल होता है ओमेगा। दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर? तो अब चूंकि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको ये है, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ की बात करें तो ये है हमारा लेंथ, ये है हमारा लेंथ। तो यहां से आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर रहे हैं रेजिस्टेंस, R इक्वल टू रो इंटू एल बाय। क्लियर? R इक्वल टू रो इंटू एल बाय। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई है। अब चूंकि रेजिस्टिविटी सारे मटेरियल्स का अलग अलग होता है, तो जो मटेरियल आपको दिया जाएगा
उसका रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है और वो रेजिस्टेंस ओम में होगा। अब यहां से अगर हम इस एक्सप्रेशन को ठीक अपोजिट लिखें, ये क्या लिखेंगे, रो इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल। रो इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल। ये मैं एक्सप्रेशन क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमें आपको बताना है कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है। अगर हम यूनिट लिखें, आर का यूनिट ओम है। देखिए स्टेप वाइज लिखते चलो, बहुत आसान है। एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है, लेंथ स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ क्या है, मीटर। तो यहां से आप लिखेंगे क्या आएगा, ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या मिल रही है आपको, रेजिस्टिविटी की यूनिट मिल रही है आपको ओम मीटर, ओम मीटर। क्लियर। ये आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कहीं पर मिल सकता है, इसका आंसर होगा ओम मीटर। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। क्लियर। तो अब हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहां दिया गया है कॉपर हैज रेजिस्टिविटी ऑफ 1.72 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। कॉपर की रेजिस्टिविटी आपको दी गई है। आपको क्या करना है, इवेल्युएट द रेजिस्टेंस ऑफ 2 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर हैविंग रेडियस 6 मिलीमीटर। ये कह रहा है कि आपको रेजिस्टेंस इवेल्युएट करना है, कैलकुलेट करना है उस कॉपर वायर की जिसकी लंबाई 2 मीटर है और रेडियस 6 मतलब 6 मिलीमीटर है। आप कैसे सॉल्व करोगे, और देखो चूंकि सेमेस्टर एग्जाम में जब आप लोग इसे सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरह से क्वेश्चंस को लिखा करो। जब सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो इस तरह से लिखो, गिवन दैट रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू 1.72 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। क्लियर। दूसरा, लेंथ दिया हुआ है वायर का, लेंथ L इक्वल टू 2 मीटर, लेंथ आपने लिख दिया। नेक्स्ट है रेडियस R इक्वल टू 6 मिलीमीटर। अगर इसे आप मीटर में कन्वर्ट करते हो, क्योंकि देखो आपको लेंथ और रेडियस दोनों का यूनिट एक रखना है, मतलब अगर कोई सेंटीमीटर में है तो दोनों को सेंटीमीटर में रखिए या फिर सबको मीटर में कन्वर्ट कर दो। ये होगा 6 इंटू मिलीमीटर मतलब 10 टू द पावर -3 मीटर। क्लियर। वी हैव टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस R। तो रेजिस्टेंस R को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी नो दैट इस तरह से लिखोगे तभी आपको सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। R इक्वल टू रो इंटू L बाय ए। अब देखो यहां पर लेंथ आपको पता है, रेजिस्टिविटी पता है, लेकिन एक चीज आपको नहीं पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप क्या जानते हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप लिखते हो सर्कल का क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर। तो यहां से क्या लिखोगे, पाई इंटू आर। आर की वैल्यू क्या है, 6 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर होल स्क्वायर। क्लियर। तो यहां से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आपको मिलेगा 1.131 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। ये मिलेगा आपको एरिया। दिस इज द वैल्यू ऑफ एरिया। तो जब आप एरिया मिल गया, हेंस अब आप सारे वैल्यूज पुट करिए इसमें। R इक्वल टू रो की वैल्यू है 1.72 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर इंटू L की वैल्यू है 2 मीटर, डिवाइडेड बाय एरिया दिया गया है 1.131 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। क्लियर। यह है आपका ओम मीटर। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे, यहां से अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगा आपको 3.04 इंटू 10 टू द पावर -4 ओम। यहां से मिलेगा 3.04 इंटू 10 टू द पावर -4 ओम। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर।
आप देखो कि कितनी आसानी से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, और इस तरह से अगर आप स्टेप्स लिख रहे हैं तो आपको सेमेस्टर में फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, ए वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। 10 ओम का एक रेजिस्टेंस है किसी वायर को। इफ द लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड, if the length of wire is doubled, then the value of resistance will become। कहा जा रहा है, जो आपको दिया गया पहले, given that resistance R equal to 10 ohm। अब कहा जा रहा है कि लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड। डबल्ड का मतलब नया लेंथ L डैश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2L के बराबर। क्लियर? L डैश विल बिकम इक्वल टू 2L। आपसे क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ न्यू रेजिस्टेंस, यानी R डैश क्या होगा। अब देखो यहां पर सबसे जो ध्यान देने की बात है, आपको एक वायर है, सपोज दिस इज द वायर, इस वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है। अब कोई कह रहा है कि लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड, और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया, लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड। अब बताओ कि किसी वायर के लेंथ को डबल करेंगे, कैसे डबल कर सकते हैं। आपके पास नया वायर ऐड करने को तो है नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। आप क्या करोगे, इसको स्ट्रेच करोगे। तो जब इसको आप स्ट्रेच करोगे, एक मटेरियल है, इस मटेरियल का वॉल्यूम और वेट कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वेट कांस्टेंट है। अब जब इसे आप स्ट्रेच करोगे तो क्या होगा, लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होगा। ये मटेरियल क्या होगा, पतला होता जाएगा, ये मटेरियल पतला होता जाएगा। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम इसका कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम को क्या लिखते हैं, एरिया इंटू लेंथ इक्वल टू कांस्टेंट, एरिया इंटू लेंथ इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब पहले हमारे पास एरिया A था, लेंथ L था, अब क्या हो रहा है, एरिया A डैश, लेंथ L डैश। क्लियर? अब देखो A डैश तो A डैश ही रहेगा, इंटू L डैश को क्या लिख सकते हो, L डैश को 2L लिखोगे, A इंटू L इक्वल टू A डैश इंटू 2L। यहां से L और L कैंसिल्ड आउट हो रहा है, आपको क्या मिल रहा है, यहां से मिल रहा है A डैश इक्वल टू A बाय 2, A डैश इक्वल टू A बाय 2, यानी एरिया हाफ हो गया, एरिया हाफ हो गया। क्लियर? अब पूछा जा रहा है कि न्यू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बिकम। आप क्या जानते हैं, रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो इंटू L बाय A। रेजिस्टिविटी तो फिक्स है, तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर? अब यहां पर देखिए लेंथ क्या है, लेंथ 2L है, 2 टाइम्स लेंथ बढ़ा, और एरिया क्या है, एरिया को अगर आप देखें तो एरिया 2 टाइम्स घटा है। 2 टाइम्स घटने का मतलब क्या होगा, ये आप इस तरह से लिखेंगे, R डैश इक्वल टू रो इंटू 2L डिवाइडेड बाय A बाय 2। ये 2 न्यूमरेटर में जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रो इंटू 4L डिवाइडेड बाय A। R डैश इक्वल टू रो इंटू 4L डिवाइडेड बाय A, इसको 4 को बाहर करेंगे, इंटू हो जाएगा रो L बाय A। R डैश विल बिकम 4 इंटू रो L बाय A। क्लियर? इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन आ रहा है R डैश इक्वल टू 4 इंटू R, यानी कि 4 टाइम्स रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, यानी 4 इंटू 10, इसका मतलब आंसर होगा 40 ओम, यानी इसका आंसर होगा आपको 40 ओम। 40 ओम विल बी द आंसर। ये होगा रेजिस्टेंस ऑफ द वायर व्हेन इट इज डबल्ड, मतलब इसका लेंथ को स्ट्रेच करके डबल कहा गया। ठीक है? अब देखिए यहीं पर आपको क्वेश्चन ऐसा दिया रहता है, आपको लिखा रहता है कि इफ द लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड, इफ द लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड, अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन रहता, मान लो एक रेजिस्टेंस दिया गया है, आपसे बोलता इफ द लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड,
length of wire is doubled, keeping the cross sectional area constant, keeping the cross sectional area constant। यानी कि वायर के लेंथ को डबल कर दिया गया है और क्रॉस सेक्शनल एरिया को कांस्टेंट रखा गया है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि न्यू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा। तो उस केस में देखिए एल डैश क्या हो जाएगा 2L के बराबर और एरिया क्या होगा ए डैश विल बी इक्वल टू ए। अब आप कहोगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा जा रहा है इसका मतलब है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया को कांस्टेंट रख रहे हैं, लेंथ को बढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब आप समझ लो कि इसमें वायर ऐड कर रहा है, इसमें ये वायर ऐड कर रहा है। ऐड करने का मतलब लेंथ डबल, एरिया वही रहेगा। इस केस में अगर रेजिस्टेंस देखेंगे आर डैश, ये क्या होगा रो इंटू एल डैश मतलब 2L डिवाइडेड बाय ए। तो यहां से मिलेगा रो इंटू 2L डिवाइडेड बाय ए यानी 2 इंटू रो एल डिवाइडेड बाय ए। तो यानी यहां से क्या मिलेगा 2R, यहां से मिलेगा आर डैश इक्वल टू 2R। किस केस में अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया को कांस्टेंट रखा गया है तो। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। तो भाई कंडक्टेंस क्या है, देखिए इसके नाम से लग रहा है वो रेजिस्टेंस था, ये कंडक्टेंस। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। यानी कि रेजिस्टेंस का उल्टा उसको कंडक्टेंस कहा जाता है। तो भाई कंडक्टेंस को किस चीज से डिनोट करते हैं, कंडक्टेंस को कैपिटल G से डिनोट किया जाता है और G इक्वल टू क्या होता है 1/R। अगर हम इसका यूनिट लिखें तो ये क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय ओम। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओम इनवर्स, और इसको इस तरह से भी लिखा जाता है क्योंकि वो OHM ओम है, इसको महो लिखा जाता है यानी कि MHO महो, या फिर इसका एक और यूनिट है साइमेंस। ये सारे यूनिट्स हैं कंडक्टेंस के, साइमेंस, महो या फिर ओम इनवर्स, इस तरह से लिखा जाता है। ये तीनों यूनिट किसका है, कंडक्टेंस का है। ये रेजिस्टेंस के ठीक उल्टा, रेजिस्टेंस के ठीक उल्टा। क्लियर, इट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। अब देखिए जैसे आपने रेजिस्टिविटी देखा था ठीक उसके उल्टा है कंडक्टिविटी। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। क्लियर। अब देखिए किसी मटेरियल का रेजिस्टिविटी अधिक, अगर किसी मटेरियल का रेजिस्टिविटी अधिक तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कंडक्टिविटी सिग्मा से डिनोट करेंगे, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है 1/रो। तो इसका अगर हम यूनिट देखें सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर, इसका यूनिट क्या हो गया पर ओम पर मीटर, या फिर इसे इस तरह से लिखोगे महो पर मीटर या सीमेंस पर मीटर, सीमेंस पर मीटर। ये सारे इसके यूनिट होंगे कंडक्टिविटी के। आई होप इट इज क्लियर टू यू। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दोनों आपको क्लियर हो गए। यानी किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी अधिक है इसका मतलब वो मटेरियल ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, ज्यादा अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अब हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स, इसका मतलब क्या है। हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स हैं जिसके कंडक्टिविटी का ऑर्डर हमसे कभी पूछा जाता है कि सबसे अधिक कंडक्टिविटी किसकी, उसके बाद किसकी, उसके बाद किसकी। तो एक देखिए स्टैंडर्ड ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी, ये 4 मटेरियल्स का मैं लिख रहा हूं। सबसे अधिक कंडक्टिविटी किसकी, सिल्वर, सिल्वर हैज हाईएस्ट कंडक्टिविटी, सिल्वर हैज हाईएस्ट कंडक्टिविटी। जब सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे अधिक है तो हम क्या कह सकते हैं,
हम कह सकते हैं कि सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है? सिल्वर। सिल्वर के बाद दूसरे नंबर पर कॉपर, फिर जाकर गोल्ड का नंबर आ रहा है, फिर एल्यूमिनियम का नंबर आ रहा है। सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, इस तरह से कंडक्टिविटी का ऑर्डर है। तो आपको कंफ्यूजन के लिए क्या किया जाएगा? आपको कॉपर लिखेगा, सिल्वर लिखेगा, गोल्ड लिखेगा, पूछेगा सबसे हाईएस्ट कंडक्टिविटी किसकी। आप क्या करोगे? आप लोग सोचोगे यार गोल्ड बहुत महंगा है इसलिए गोल्ड होना चाहिए, लेकिन कंडक्टिविटी का महंगाई से मतलब नहीं है। देखो गोल्ड किस लिए यूज किया जाता है? गोल्ड अच्छा सा होता है, दिखने में अच्छा लगता है, इसलिए लोग यूज करते हैं गोल्ड, ठीक है। तो उस पर्पस के लिए गोल्ड यूज किया जाता है। अब आप कहोगे कि गोल्ड का चूंकि पैसा अधिक है तो उसकी कंडक्टिविटी भी अधिक होनी चाहिए। यार ये कहना बहुत ही गलत होगा, ठीक है। कि आप अगर मान लो कि आप पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आप पढ़ने में अच्छे हो, पैसे खर्च किए जा रहे हैं आप पर। अब घर वाले आपको कहेंगे कि चूंकि इस पे पैसे खर्च किए जा रहे हैं, पढ़ने में भी अच्छा है, तो फिर बाकी के चीजों में भी यही सबसे टॉप करे। घर में कोई काम करना हो, कोई हार्डवर्क करना हो, उसमें भी आपके लिए ही आपसे उम्मीद किया जाए कि सबसे अच्छा काम आप ही करके दिखाओ हार्डवर्क में भी, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये रहा ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स, डिफरेंट इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। क्लियर? सो आई होप यू रियली इंजॉयड द सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा वाट रेजिस्टेंस का जो बचा रह गया है वो देखेंगे कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर कैसे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशंस है। उसके बाद हम लोग इंडक्टर और कैपेसिटर ये दोनों एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।